काल में 20-22 ऐसी विदुषी महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा वेदों पर व्याख्यान किया है, शास्त्रार्थ किया है। याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ, संध्या का ऋषि मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ। हम चुनौती के साथ कहते हैं दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बताइए जो धर्म ग्रंथ के ऊपर पहले तो डिस्कशन का पावर देती हो और डिस्कशन का पावर महिला को देती हो। फिर उन्होंने हमको समझाया कि साहब आप जो थे वो समानता नहीं देते थे। और उससे भी बड़ा, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन है? आचार्य शंकर और मंडन मिश्र का। और उसमें न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए दुनिया में कहीं ऐसा है कि धर्म के ऊपर, धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन का स्कोप हो और उस डिस्कशन के स्कोप पे पार्टिसिपेट करने का ही नहीं, ज्यूरी बनने का, चीफ ज्यूरी बनने का अधिकार किसी स्त्री को होता हो? यह सिर्फ हमारे यहां था। इसलिए उसके बाद हमें यह समझाया गया कि साहब नहीं नहीं नहीं, आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे, हम समानता के पक्षधर थे। जबकि हमारे यहां तो महानता यह है कि विश्व की किसी भी सभ्यता या संस्कृति की कल्पना की पराकाष्ठा क्या होती है? वो होती है उस संस्कृति के द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना। और मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं, विश्व की सभी संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। स्त्री तत्व का कोई स्थान ईश्वर में नहीं है। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है भगवान शंकर में। और वो किस प्रकार का स्वरूप है जिसको कालिदास ने अपने कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्त रघुवंश में, वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में शंकर पार्वती के रूप में वह अर्धनारीश्वर स्वरूप उस प्रकार मिलकर संसार की रचना करता है जैसे वाक और अर्थ, जैसे कविता में शब्द और अर्थ। अकेले अर्थ का कोई औचित्य नहीं जब तक शब्द में व्यक्त ना हो, और शब्द का कोई मीनिंग नहीं जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। तो आप यह समझिए कि इस प्रकार का जहां पर इवन अगर आप में से जो लोग हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो निराला की वो प्रसिद्ध कविता आपको याद होगी ना, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गद सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तो आप ये सोचिए जहां पर इतना सुंदर सामंजस्य, जहां पर कोई स्थान ही नहीं, वो आके हमको ये समझाते हैं कि साहब आप जो थे वो समानता के पक्षधर नहीं थे। अब दूसरी चीज हमें क्या समझाया जाता है, जो विष हमें अपने दिमागों से निकालना है, कि हम ज्ञान के नहीं थे, हम वैज्ञानिक नहीं थे, हम अवैज्ञानिक थे, हम इलॉजिकल थे। और जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप ये देखिए जितने बड़े बड़े विज्ञान की खोज हुई। अब उदाहरण के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये अगस्त का महीना एक और चीज के लिए भी जाना जाता है। मैं सिर्फ आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक, एटम बम का पहली बार प्रयोग 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हुआ था। हु वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द एटम बम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला एटम बम का सक्सेसफुल प्रयोग हुआ था, उसको देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला शब्द बोला था कि मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान ने कहा है यदि सृजन मैं हूं तो विनाश भी मैं ही हूं। वह वेद और गीता को पढ़ता था। कौन? फादर ऑफ द एटॉमिक। और आजकल फिल्म चली हुई ना रॉकेटरी, आप में से बहुतों ने देखी होगी। सबसे कठिन विषय विज्ञान का किसको माना जाता है? रॉकेट साइंस। अब आपने कभी सुना है कि फादर ऑफ द रॉकेट साइंस किसको कहा जाता है? एक जर्मन वैज्ञानिक था वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट इंजन बनाया, उसको कहा जाता फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। और वर्नर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्मन ओबर्थ। और हर्मन ओबर्थ ने यह कहा है कि वो ज्ञान के लिए वेद और उपनिषद को पढ़ता था। यह बात जानते हैं कहां लिखी है? एक यूरोपियन साइंटिस्ट है इरिक वॉन डाइकन, जिसने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखी है। यानी रॉकेट साइंस जिसको सबसे कठिन साइंस माना जाता था, उसके फादर यानी फादर ऑफ रॉकेट साइंस का गुरु कहता है कि हम ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ते थे। और यह कहने वाला एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। आप समझिए ज्ञान का इतना बड़ा स्रोत जहां पर हो, और वहां पे हमको यह समझाया जाता है कि साहब आप ये बताइए धरती गोल है। ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहां ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना ज्यादा हमारे दिमागों में विष भरा है, हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विष किस किस करीने से भरा गया है। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों से भरा गया है, अरे वो हमें लेखों से, कहानियों से, फिल्मों से, सबसे हमारे दिमाग में भरा गया है। और वो इस ढंग से भरा गया है कि हमें तो पता भी नहीं लगता है कि ये कब हमारे दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, 1970 के बाद की एक फिल्म बताइए जिसमें भगवा वस्त्रधारी पॉजिटिव रोल में हो। बाकी तो छोड़िए, कंठी माला पहने हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक लगाए हुए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में हो। चुनौती से पूछता हूं, टिपिकल अटायर ऑफ ए विलेन। और छोड़िए, पूर्ण भारतीय वेशभूषा की महिला, यानी जो सिंदूर भी लगाए हो, बिंदी भी लगाए हो, मंगलसूत्र पहने हो, साड़ी पहने हो, वो एक दुष्ट सास या भाभी होगी। देख लीजिएगा सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक। और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी, या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेशभूषा में कोई भारतीय चित्र नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे बेहतर होगी। कभी आपने सोचा? इतना ही नहीं, बताइए, ज्यादातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा, सनकी होगा, वो वीरू सहस्त्रबुद्ध ही होगा। बताइए, साइंटिस्टों को, सिर्फ आप ये मंगलयान और रॉकेटरी जैसी फिल्में छोड़ दीजिए जो साइंटिस्टों पे बेस्ड थी, हमेशा साइंटिस्ट सनकी दिखाया जाएगा। हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा, उस डिसिप्लिन फौजी का मजाकिया दिखाया जाएगा। 80% फिल्मों में सरदारों का मजाक उड़ाया जाएगा। कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में, और धर्माचार्य तो धूर्त होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है। और वो सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, वो लैंग्वेज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले 3 पीढ़ियों से सुनते सुनते, इबादत, मोहब्बत, इश्क, ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे, वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि अगर हम शुद्ध हिंदी के कोई शब्द प्रयोग करने लगे तो लोग उसके ऊपर कहने लगते हैं, अरे भाई ये आप क्या करने लगे, सरल हिंदी बोलिए। सरल हिंदी का मतलब क्या? जिसमें अंग्रेजी और फारसी के शब्द मिले हुए हों, वो सरल हिंदी है। और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पड़ता है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं परसों, अभी आपने बताया ना, आज तक ने सर्वे किया था, तो उसमें भारत और काल और अमृत शब्द 3 बार आया था। वो सबसे ज्यादा 3 शब्द जो आए थे, उसी समय बाई चांस वो दिखाने लगे कि कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो पहले हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, तो क्या कह रहे थे? पुष्प वृष्टि करो। अब अगर आपने संस्कृत में हिंदी पढ़ी तो समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, पुष्प वृष्टि। फिर वो कह रहा है अपूर्व दृष्टि है, या अपूर्व दृष्टि दिखाई पड़ रही है। तो जब आप संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़ते हैं तो भारतीय भाषाओं के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, ना कि डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। मैं दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने एक शब्द वितंडावाद प्रयोग किया, और आपको आश्चर्य होगा कि जितने अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली के, उन्होंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलुगु और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है, और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब बताइए, शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारतीय भाषाओं के नजदीक जाते हैं कि दूर जाते हैं? आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानतल, और हिंदी में हवाई अड्डा। हवाई अड्डा बेहतर हिंदी, विमानतल। आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमानतल में कोई समस्या नहीं आएगी। हम कहते हैं अस्पताल, वहां लिखा रहता है रुग्णालय। रुग्ण का मतलब रोगी होता है। आप अगर संस्कृत निष्ठ हिंदी पढ़े होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये मैं आपको एक उदाहरण ही बताता हूं। जब सुषमा स्वराज जी थी तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर लिया, आप कन्नड़ में भाषण कैसे देने लगी थी? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्ट्रांग था, तो सबसे पहले कन्नड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं, उन शब्दों को पिकअप किया और उनको केंद्रित करके भाषण का निर्माण किया, और उसके बाद भाषण लिखा देवनागरी लिपि में, और उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि ये भाषा किस ढंग से जोड़ती है, और भाषा किस ढंग से आपके दिमाग को पल्यूट भी करती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खतरा चल रहा है। आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे छोटे बच्चे, 7 या 8-9 साल का बच्चा अपने मां बाप को ज्ञान देता है। ये क्यों है? आपको लगता है ये ऐसे ही हल्के में है? नहीं, एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि परिवार को तोड़ना है। तो 10-15 साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं ये एक उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है। अभी हरनाथ संधू को मिला है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में ढेर सारी भारतीय लड़कियों को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मिला, उसके बाद गायब हो गया। यानी सुंदर लड़कियां ना 1994 से पहले पैदा होती थी, ना 2003 के बाद। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? नहीं जी,
1991 में नई अर्थव्यवस्था आई, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कहां से पैसा आएगा? क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में। तो उस समय यह आया कि जो भारतीय परिवार हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20% है, यानी एक औसत भारतीय परिवार लगभग 20% अपनी आय का बचाता है। अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के मार्केट में ले आए तो मार्केट में इनिशियल फ्लो ऑफ मनी आ जाएगा। अब ये रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो। अब कहा गया कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो महिलाएं हैं यानी लड़कियां जो आज हैं उनको किस तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेरित करना है, उस तरफ घुमाने के लिए ये सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया। और विष कैसे आपके दिमाग में फैलता, मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं। जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसका हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है, जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द, सब फारसी के शब्द है। कभी आपने हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सर्वथा सब कुछ उचित अनुचित है? ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है। हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। इसलिए जिन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां आतंकवाद भी जायज है और फिर एसिड फेंकने वाले भी जायज है। इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा, हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वो बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं, उसको समाप्त करते हैं। देखिए, हम सभी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा। ये वक्रतुंडी ही क्यों है? किसी ने कभी ध्यान दिया कि सूर्ण जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण यह है, और गणेश जी, यहां तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है? कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दांत क्यों है? चूहे की सवारी क्यों है? उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है। इसीलिए सूर्ण जो है कुंडलनी का प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है और 2 दांत की बजाय 1 दांत, और 1 दांत भी टूटा हुआ है। वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है, जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो हमेशा वो डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ होती है। आपका मन हमेशा नीचे व्यर्थ की सांसारिक चीजों की तरफ भागता है। जब आप उसको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ कर लेंगे तब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गणेश जी की सूंड हमेशा वक्रतुंड यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। और जब आप मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत आज्ञा चक्र पे आते हैं, चौथे चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत के साथ नहीं हो सकती। संसार और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसलिए 1 दांत और वो टूटा हुआ है, आगे की यात्रा अद्वैत से होगी। और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं, उसका आप वेबसाइट में जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा? ओम इज इक्वल टू MC²। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो 2 चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जगह मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विश्व हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। और 1-2 चीज और भी समझ लेनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में हम सब ये मानते हैं कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के लिए बहुतों ने संघर्ष किया, पर बहुतों ने संघर्ष किया उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। जैसे एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू जी इनके नेतृत्व में चल रहा था, उसका महत्व है। तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था जो युगांधर और अनुशीलन समिति बंगाल से शुरू होती है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहां तक। और फिर एक सशस्त्र आंदोलन जो सैन्य
अभियान था जो रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू होता है, सबका योगदान था। एकमेव एकाधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है। एक दो फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान ना हो। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। 2 सितंबर 1946 को क्यों? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो भारत को आजादी देने का जो निर्णय लिया था अंग्रेजों ने, तो 30 जून 1948 डेट थी। फिर ये 11 महीने प्रीफोन कैसे हो गई, क्यों हो गई? उसको अगर समझना है तो आप ये समझिए कि उनका मैं नाम भूला हूं, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लाउड। उन्होंने 24 नवंबर 1945 को लेटर लिखा। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 25 लाख की फौज थी भारत की, जिसमें ब्रिटिश सैनिक सिर्फ 40,000 थे। उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए के द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत लंबे समय तक अब हमारे लिए चंद ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा शासन करना मुश्किल नजर आता है। ठीक, यह है नवंबर 24, 1945। जनवरी 1946 कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव होता है कि अब एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, मगर टारगेट था 30 जून 1948। अब 12 फरवरी 1946 को मिस्टर क्लाउड एक और लेटर लिखते हैं वायसराय को। वो कहते हैं मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार तो भारतीय सैनिकों के अंदर अच्छा खासा संतोष पनप रहा है, क्योंकि लाल किले में ट्रायल शुरू हो गया है जो आजाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए थे उनके विरुद्ध, और उसको लेकर बहुत असंतोष है, जनता भी उनके साथ है। इसलिए अब हम इस पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, इस सेना पर। ये वो लिखते हैं 12 फरवरी 1946 को, और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। और देखते देखते 2-3 दिनों के अंदर बॉम्बे से कलकत्ता और कराची तक 20,000 नौसैनिक सड़कों पे आ जाते हैं। 70 से अधिक वॉरशिप्स कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश सैनिक, उस समय जो टेलीग्राम भेजा गया है उसमें यह तक बताया गया है कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, वो कराची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौसैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो यह तय हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागे। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई। हाँ, एक चीज मुझे जो लगती है, शायद आप लोग इनके बारे में बेहतर जानते हो, इनकी जो फेस कट्स हैं उससे एक चीज जाहिर होती है, ये बहुत बहादुर है। ये मतलब यूं समझ लें कि इन्हें किसी का भी डर नहीं है।